हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बीएससी क्लासेस में, यानी कि सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोग थंबनेल देख करके ही अंदर घुसे हैं, है ना, वीडियो पे क्लिक किया है, तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी क्लास हम लेकर के आने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी क्यूरियोसिटी पर, आपके लाइक पर, आपके शेयर पर, आपके कॉमेंट्स पर, ठीक है। और आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी स्टेट से बच्चे हैं, बिहार राज्य से स्पेशली हैं, तो आप सभी को बताना चाहूंगा बिहार राज्य के लिए एक अलग चैनल क्रिएट किया गया है, जहां पर हम बिहार की सारी अपडेट, सारी क्लासेस वहां पर लेकर के आ रहे हैं। चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सारा का सारा वहां पर पढ़ रहा है। तो आप जाइए बिहार से, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियोस देखिए, जो चाहे करना है करिए, लेकिन वहां पर करिए और सपोर्ट जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना। यहां पर हम यूपी के साथ साथ जो अदर स्टेट के हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, अदर स्टेट के भी जो बालक हमारे साथ में है, अगर आपका सिलेबस इस सिलेबस से मिलता जुलता है, तो ये वीडियो और आगे आने वाली क्लासेस आप सभी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अच्छा बच्चों, मैं बताना चाहूंगा, ये जो मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं, ये क्लास डिमांडिंग क्लास है। बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियो किसी और सेमेस्टर का अपलोड हो रहा है, किसी और सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि सर बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस लेकर के आइए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके इस क्यूरियोसिटी के कारण, आपके इस मैसेजिंग के कारण एक पहला पेपर, है ना, जो यहाँ पर बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर का है, उसको हम कवर कराएंगे। और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी क्लासेस आगे फर्दर मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर के पहले पेपर की। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? पहले पेपर की। सर दूसरा पेपर नहीं पढ़ाऊंगा। भाई देखिए, खुल के ही मैं बोल रहा हूं, यहां पर पहली यूनिट तो आपको मिलेगी, लेकिन कंप्लीट यूनिट जो है वो आपको हमारे ऐप के ऊपर ही मिलेंगी, ठीक है। अभी हम फिलहाल आपका पहला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। उस पहले पेपर में हम बात करेंगे सिलेबस एनालिसिस, यानी कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा थीम होने वाला है पेपर का एनालिसिस करना, है ना। जितनी यूनिट हमारे यहाँ पर दी गई हैं, हर एक यूनिट को बारीकी से समझना और देखना क्या क्या हमको उसमें पढ़ना है। दूसरी बात, पेपर बहुत ब्रॉड है, बहुत अच्छा भी है, कॉन्सेप्चुअल है। तो मैं इन क्लासेस को आपके इसी प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा, जिससे आप लोग काफी कुछ सीखें और समझें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का पहला पेपर, जिसमें हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। इसमें टोटल 8 यूनिट है बेटा। इसी तरीके से हमारा सेकेंड पेपर भी है, उसमें भी 8 यूनिट है। पहले पेपर में जो 8 यूनिट रखी गई उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहली यूनिट यहां पर बेटा है, उसका नाम कहो या इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है ये मैं बताऊं, तो वो ये है कि भैया इसमें हम लोग प्लांट वाटर रिलेशनशिप, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। फ्लोएम में ट्रांसपिरेशन या ट्रांसलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, सॉरी, फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है और लीफ में ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है डिटेल में। यानी इस यूनिट के अंदर हम लोग पौधों के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए हमको देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। जो वाटर है, यानी कि जो जल है, जो पानी है, वो पौधों के लिए कितना रिक्वायर्ड है, कितना इसेंशियल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे वाटर पोटेंशियल, इसको WP के नाम से भी जानते हैं। वाटर पोटेंशियल क्या होता है ना, और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में बेटा हमको देखना है ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, मैंने यहां पर पूरे सिलेबस में थोड़ा थोड़ा लिख के रखा हुआ है, जिससे मैं कम समय में ज्यादा समझाने का प्रयास कर सकूं। अगर मैं यहां पर अपने आप समझाता तो पता नहीं मैं कहां 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 चला जाता। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, बोरिंग ना हो, सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी के चर्चा, उसी पर ही हम केवल छोटी छोटी बातों पर चर्चा करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ट्रांसपिरेशन की बात आती है तो हम कहेंगे कि पत्तियों से पानी का वाष्प बनकर निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पढ़ा होगा 11 12 में आप लोगों ने, है ना। यहां पर हम इसका प्रोसेस भी समझेंगे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमको फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। भाई ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होता है ना। टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब फैक्टर्स हैं।
रूट प्रेशर क्या होता है, आरटी क्या है, यानी कि जड़ में जो दबाव लग रहा है, जड़ में जो दाब लग रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। रूट प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा है, और हम बात करेंगे इसी के साथ साथ गटेशन की, है ना। गटेशन प्रोसेस क्या होता है, तो लिखा है पत्तियों से पानी का बूंद बनकर निकलना, यानी कि पत्तियों के जो कॉर्नर होते हैं, उन पत्तियों के कॉर्नर से, है ना, पानी ड्रॉप के फॉर्म में बाहर निकले, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, गटेशन कहते हैं। और ये कारण होता है कब, ये कब होता है, जब रूट में वाटर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, रूट में वाटर बहुत ज्यादा हो। रूट में वाटर कहां से आएगा, सॉइल से आएगा। तो सॉइल मतलब ऐसी जगह है जहां पर पानी की भरमार है और रूट्स वहां पर है, तो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है ना, एब्जॉर्ब करके ऊपर भेज रही है, जिससे रूट में एक प्रेशर बनेगा, इससे पूरा का पूरा जाइलम में प्रेशर बनेगा, लीफ तक प्रेशर, लीफ वेनेशन में प्रेशर बनेगा, और वाटर धीरे धीरे रिस्क करके लीफ के कॉर्नर से बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम क्या देखेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियली ऑफ एलिमेंट, भाई इसेंशियली एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, है ना भाई, उपयोगी एलिमेंट्स कौन से हैं। रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर किस टाइप के रोल्स को अदा करते हैं। भाई सिम्टम ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी क्या होगी, भाई किसी पौधे के अंदर मिनरल्स अगर मान लीजिए कम हो गए तो उसकी क्या डेफिशिएंसी होगी, कमी से क्या आपको देखने को मिलेगा, है ना। और मेजर क्रॉप, बड़े बड़े क्रॉप प्लांट्स में या बड़े बड़े क्रॉप में, बड़ी बड़ी फसलों में क्या हमको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, मतलब दिक्कतें देखने को मिलेंगी, है ना, डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेटा इसी में ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है उनसे आयन का ट्रांसपोर्ट होना, ये एक्टिवली हो रहा है कि पैसिवली हो रहा है, उस पर बात करेंगे। मतलब एनर्जी लग रहा है कि बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये आयन, कहां पर, सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर और सेल के बाहर, दोनों की तरफ, है ना। तो वो हम यहां पर चर्चा करेंगे डिटेल में। फिर कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप, सैप माने क्या होता है बेटा, रस होता है। जो फ्लोएम का सैप है उसमें क्या क्या होता है, वाटर, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये फ्लोएम के सैप में क्या क्या है, फ्लोएम की बात कर रहा हूं। फ्लोएम, फ्लोएम मतलब जो फूड को कंडक्ट करेगा, लीफ में फूड बनता है, फूड नीचे आएगा, है ना, रूट तक जाएगा, तो जो रूट तक फूड आ रहा है ना, एक सैप के रूप में, एक रस के रूप में, उसमें क्या क्या है, उसमें बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ है। जैसे आप वहां पर फूड देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, है ना, और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा सैप में। तो ये फ्लोएम सैप में क्या क्या, ये कैसे बना है, किस तरीके का बना है, कंपोजिशन वो देखना है। उसके बाद में हमको यहां पर देखना है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। और उसके बाद में प्रेशर फ्लो मॉडल, ये एक मॉडल दिया गया है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इस पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए लिखा हुआ तने की छाल, यानी कि छाल क्या है, जो बार्क होता है। जैसे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट में ये बाहर की तरफ क्या है बेटा, बार्क है ना। इस बार्क को, और बीच में क्या होता है बेटा, जाइलम होता है। ये क्या है, जाइलम होता है। ये बेटा बार्क है, और बार्क के ठीक नीचे आप देखते हैं, अगर इसको छीले तो व्हाइटिश कलर का स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज द फ्लोएम। ये क्या है बेटा, फ्लोएम। तो फ्लोएम और बार्क को हम क्या करेंगे बेटा, रिमूव कर देंगे। इस तरीके से फ्लोएम और बार्क को हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। जब हम रिमूव करेंगे तो हमारा कुछ प्लांट ऐसा दिखाई देने लगेगा भैया, जाइलम के ऊपर ही टिका है। यानी कि यहां हमने क्या किया, फ्लोएम को फ्लोएम से जुदा कर दिया, फ्लोएम को फ्लोएम से हटा दिया, है ना। यही प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, गर्डलिंग कहलाती है। ये क्यों होता है, ये क्यों करते हैं भाई, अगर ये मतलब अधिकतर उन प्लांट्स में हम करते हैं जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट को बहुत ज्यादा मीठा रखने के लिए हम कर सकते हैं ये गर्डलिंग। क्यों, क्योंकि देखो जो लीफ होता है, यहां पर लीफ होगा ना, ये लीफ क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब जो कार्बोहाइड्रेट बनना, ये कार्बोहाइड्रेट कहां आएगा बेटा, नीचे की तरफ आएगा। कार्बोहाइड्रेट कहां आएगा बेटा, नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ कहां जाएगा यार, नीचे रूट है ना, रूट तक जाएगा, रूट को भेजेगा एनर्जी, नीचे रूट में एनर्जी भेजेगा। हमने क्या किया, कनेक्शन ही अलग कर दिया। तो ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में लीफ है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पानी उसको मिल ही रहा है,
मिनरल्स आसपास से ले रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा, वो कार्बोहाइड्रेट अधिकतर, अब कार्बोहाइड्रेट स्वीट होता है ना, वो क्या होगा, जो फ्रूट है वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा होगा, वो नीचे आ ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से फ्रूट मीठे होंगे, है ना। तो ये भी प्रोसेस पता करने के लिए कि फ्लोएम फूड को कंडक्ट कराता है कि नहीं कराता है, तो ये प्रोसेस को भी समझने के लिए हम गर्डलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो गर्डलिंग में क्या होता है कि हम बार्क और फ्लोएम को रिमूव कर देते हैं प्लांट से, फ्लोएम फ्लोएम अलग हो जाता है और जाइलम बीच में रहता है वाटर को ले जाने के लिए। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा जीवित रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में क्या है बेटा, वाटर पहुंच रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर के फोटोसिंथेसिस का कार्बोहाइड्रेट बनना है, कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन नीचे वाले हिस्से में कार्बोहाइड्रेट पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना, फ्लोएम की वजह से। अब फ्लोएम तो वहां से हटा दिए हैं, फ्लोएम तो यहां से हटा दिया है, फ्लोएम हट गया तो फूड नीचे जाएगा नहीं, तो नीचे वाला हिस्सा धीरे धीरे मर जाएगा। ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है बेटा, गर्डलिंग कहलाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूनिट हमारी है सेकेंड, जिसमें हम लोग कार्बन ऑक्सीडेशन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, कार्बन ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पर हम पूरी की पूरी अगर एक लाइन में बात करें तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा, है ना। एनर्जी कैसे बनता है, प्लांट अपना एनर्जी कैसे बना रहे हैं। अगर मैं एक सीधे लाइन में बात करूं तो इस पूरी यूनिट में हमको पढ़ना है प्लांट अपनी एनर्जी, है ना, प्लांट अपनी एनर्जी कैसे बना रहे हैं, है ना। पूरी सी बात एक लाइन में खत्म, उसी पूरे प्रोसेस को समझना है। तो इसमें हमको क्रेब्स साइकिल देखना है ना, ग्लाइकोलिसिस के बारे में देखना है, फैट ऑफ पाइरुवेट, है ना, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसी का प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के रूप में क्या हो, ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ा जाए, वो क्या कहलाती है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है ना। उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। ऑक्सीडेटिव पेंटोज फास्फेट पाथवे क्या है, इसको पीपीपी के नाम से जानते हैं, पेंटोज फास्फेट पाथवे, है ना। तो ऑक्सीडेटिव पेंटोज फास्फेट पाथवे क्या है प्रोसेस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट, पाइरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो रहा है। रेगुलेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल जब देखेंगे तो रेगुलेट कैसे हो रही है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पूरा समझाएंगे यहां पर कैसे होते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, NAD प्लस FADH2 से ATP का डायरेक्ट बनाना। ATP सिंथेज एंजाइम और केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट से ATP का बनाना, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से ATP बनेगा। पीओ रेशियो क्या है ना, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, भाई रेस्पिरेशन को किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में इस यूनिट के अंदर हम पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड यूनिट है बेटा, इसमें हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे, स्पेशली हम नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है प्लांट्स के केस में, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रेट NO3 नेगेटिव को रिड्यूस करके, है ना, हटा करके अमोनियम NH4 पॉजिटिव में बदलते हैं, है ना। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, नाइट्रेट को अमोनियम में चेंज करना, ठीक है, नाइट्रेट एसिमिलेशन कहलाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नेचुरली किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेट होता है रूट में, उसको देखना है। जस्ट दैट मींस एग्जांपल ऑफ लेग्यूम्स एंड नॉन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जितने भी, मतलब लेग्यूम्स क्या है, एक टाइप के पौधे हैं बेटा, और इन पौधों के रूट में, ऐसे लिखो, इन पौधों के रूट में आपने नोड्यूल्स देखे होंगे, और ये नोड्यूल्स किसके होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के होते हैं। किसके होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोड्स में नाइट्रोजन फिक्स रहती है, और ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन की फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री क्या है। अमोनिया एसिमिलेशन, GSGO-GAT क्या है, अमोनिया एसिमिलेशन में GSGO-GAT क्या है, मतलब GS का मतलब है ग्लूटामिन सिंथेटेज या सिंथेज। ग्लूटामिन सिंथेटेज क्या है, अमोनियम एसिमिलेशन क्या है, देखिए लिखा हुआ है, यह एक बायोकेमिकल पाथवे है जो प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया में अमोनिया क्या कर रहा है बेटा, अमोनिया को
अमीनो एसिड में फिक्स करने का काम करता है या इसको चेंज करने का काम कर रहा है। जब अमोनिया अमीनो एसिड या अमोनियम को अमीनो एसिड में चेंज किया जाता है तो वो प्रोसेस हमेशा GSGO-GAT के द्वारा होता है, दैट मींस अमोनिया एसिमिलेशन के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब क्योंकि अमोनिया क्या है बेटा, बहुत टॉक्सिक होता है, तो इसे तुरंत अमीनो एसिड में बदलना जरूरी होता है और यही काम GSGO-GAT पाथवे के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये बात हमने देख ली। अच्छा, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन को भी देखना और अमीनो एसिड सिंथेसिस के बारे में भी देखना। अमीनो एसिड सिंथेसिस कैसे हो रहा है, अमीनो एसिड कैसे बन रहे हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस यूनिट 3 में। उसके बाद में हमारी यूनिट 4 है बेटा, है ना। यूनिट 4 में हम लोग लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बेटा इसमें सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड के बारे में देखेंगे। मतलब फैट का स्टोरेज और एनर्जी के लिए इसको तोड़ा जाएगा, फैट को स्टोरेज के लिए और एनर्जी के लिए हम इसको तोड़ेंगे। ऑक्सीडेशन, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होता है बेटा, मतलब फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, है ना। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहने का मतलब फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। उसके बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में देखेंगे भाई, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूको का मतलब क्या हो गया बेटा ग्लूकोज, नियो का मतलब नया, है ना, जेनेसिस का मतलब बनाना। अब ऐसे सब्सटेंस जो या ऐसे पदार्थ जो यूजेबल नहीं है बॉडी के अंदर, है ना, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है उसको बाहर ही निकालना था, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, बॉडी मतलब लीवर क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देगा। जब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट या नीड होगी हमारे बॉडी के अंदर, ऐसे सब्सटेंस से भी ग्लूकोज निकाल लेगा जिनका कोई मतलब नहीं है बॉडी में, है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज के नए पार्टिकल को बनाना। एंड इट्स रोल इन मोबिलाइजेशन एंड लिपिड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। भाई लिपिड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन में किस तरीके का इसका रोल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन, है ना। अब फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे हो रहा है इस पे हम चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे बेटा, किसके बारे में देखेंगे, पिगमेंट के बारे में देखेंगे। अब जो पिगमेंट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो पिगमेंट यहाँ पर कई तरीके के पाए जाते हैं। जैसे लीफ में हम पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल हो गया, है ना। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स हो गए। ये भी क्या होते हैं कैरोटिनॉइड्स, मतलब जो रेड कलर फ्रूट वूट में जो मिलता है आपका, है ना। और फाइकोबिलिन्स हो गए, ये क्या है बेटा, पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है। एक्शन स्पेक्ट्रा एंड, आगे देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रा एंड इनहेंसमेंट इफेक्ट। भाई स्पेक्ट्रा में एक्शन किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से इसको एनहेंस किया जा रहा है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में देखेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब होता है कि लाइट एनर्जी से एटीपी का सिंथेसिस होना, क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। फिर C3 प्लांट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको केल्विन, C3 का मतलब होगा केल्विन साइकिल यहाँ पर चलेगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक नॉर्मल पाथवे है बेटा, ये है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसिस का एक नॉर्मल पाथवे है C3 प्लांट। इसी से और ज्यादा एडवांस प्लांट हमारे आते हैं C4, है ना। C4 फोटोसिंथेसिस कैसे होता है भैया, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में, कहां पर बेटा, ट्रॉपिकल रीजन्स में जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं, वहां पर फोटो रेस्पिरेशन को कम करने के लिए, है ना, फोटो रेस्पिरेशन को कम करने के लिए ये प्लांट्स डेवलप किए हैं अपने आप को, है ना, ये अपने आप को चेंज किए हैं। इसके अलावा काम प्लांट की भी हम बात करेंगे, CAM, काम रिएक्शन क्या होता है। जैसे अगर हम काम प्लांट्स की बात करें, उसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, तो जो डिजर्ट में प्लांट्स रहते हैं, डिजर्ट मतलब जो रेगिस्तान वगैरह, राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में अगर आप देखेंगे कि जो प्लांट्स वहां पर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं बेटा, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे और दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेंगे बेटा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। मतलब क्यों कर रहे हैं, रात के समय फिक्स कर रहे हैं, दिन के समय क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। देखिए डेजर्ट में क्या है भैया, रेगिस्तान है, धूप तेज है, तो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, गर्मी होगी। अब गर्मी के समय में अगर मान लो दिन में जब तेज धूप निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा, तेज धूप निकलेगी, और ये कोई प्लांट है, इस प्लांट का लीफ है, और इस लीफ का अगर स्टोमेटा ओपन होगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए एटमॉस्फेयर से,
तो क्या हो जाएगा बेटा कि टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई होगा तो ये लीफ क्या कर जाएगी बेटा, ट्रांसपिरेशन कर जाएगी। लीफ में क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो वाटर पहले से ही कम है, तो पानी जो है प्लांट्स में कम हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होते होते रह जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा अच्छे से, है ना। तो ट्रांसपिरेशन ना हो, स्टोमेटा दिन के समय ना खुले, इसके लिए क्या है, इन प्लांट्स ने अपने आप को चेंज किया। क्या किया कि रात के समय में स्टोमेटा खोल करके कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, फिक्स कर लेता है प्लांट के अंदर, सेल के अंदर, और जैसे ही सुबह होती है, धूप निकलता है, तो ये क्या करते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, दिन में ये वाटर को ले करके, है ना, सनलाइट की प्रेजेंट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये क्या कर देगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। दैट मींस ये बना देगा C6H12O6 के मॉलिक्यूल को, ठीक है। और यही आगे स्टोरेज का काम करेगा, है ना, यही क्या करेगा बेटा, यही आगे कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो काम प्लांट्स के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिला। अच्छा, आगे हम बात करते हैं यूनिट 5 की। 5वीं यूनिट हमारी क्या है ना, 5वीं यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें डेवलपमेंटल रोल ऑफ फाइटो हार्मोन्स के बारे में देखना है। भाई जो फाइटो हार्मोन्स हैं, प्लांट्स के हार्मोन्स हैं, उनका क्या रोल है। जैसे ऑक्सिन की बात करें तो उसका मेन फंक्शन होता है सेल को बढ़ाना, सेल इलोंगेशन में। जिब्रेलिन की बात करें तो बेटा स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन में इसका काम होता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन ही हो गया सेल डिवीजन कराना। एबीए मतलब एब्सेसिक एसिड की बात करें तो ये एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन होता है और डोरमेंसी को ये फॉलो करता है, डोरमेंसी को ये कराता है। उसके बाद में इथिलीन की बात करें तो इथिलीन हार्मोन क्या कर रहा है, फ्रूट राइपनिंग में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद में ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट क्या होता है ना, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक मूवमेंट के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। फोटो पेरियोडिज्म क्या होता है ना, फोटो पेरियोडिज्म क्या है उसके बारे में देखेंगे। मतलब शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, है ना, डे जो होता है, न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। फाइटोक्रोम के बारे में देखेंगे। फाइटोक्रोम का मेन फंक्शन क्या होता है, लाइट को रिसेप्टर, लाइट रिसेप्टर जो होते हैं वो फाइटोक्रोम कहलाते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है वो देखेंगे। रेड एंड फार रेड लाइट रिस्पॉन्सेस क्या होता है, रेड और फार रेड लाइट रिस्पॉन्सेस क्या है वो समझेंगे। ऑन कहां पर, फोटो मार्फोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। सीड फिजियोलॉजी क्या है ना, डोरमेंसी क्या होता है, और वर्नलाइजेशन के बारे में और सेंसेशन के बारे में देखेंगे। वर्नलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि जब ठंडी के समय में, है ना, टेम्परेचर, ठंड के टेम्परेचर में या कोल्ड टेम्परेचर में फ्लावरिंग का होना, ये क्या कहलाता है बेटा, वर्नलाइजेशन कहलाता है। सेंसेशन मतलब पौधों में एजिंग का होना, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट हमारी है छठी, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। लाइक कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, लिपिड के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ मोनोसेक्राइड्स क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, सुगर अल्कोहल्स क्या है, मैनिटोल क्या है ना, सॉर्बिटोल क्या है। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के बारे में देखेंगे। ओलिगोसेक्राइड बहुत सारे या पॉलीसेक्राइड जो स्ट्रक्चर और लाइक सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, म्यूसिलेज, स्टोरेज, स्टार्च, लाइक स्टार्च के बारे में देखेंगे। इनुलिन के बारे में देखेंगे, है ना। लिपिड में बात करेंगे तो स्टोरेज लिपिड में हम स्पेशली फैटी एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चरल लिपिड क्या होते हैं, है ना, फास्फोग्लिसराइड्स क्या है, लिपिड फंक्शंस क्या होता है, सेल सिग्नलिंग क्या है, लिपिड की वजह से ही होता है ना, कोफैक्टर क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड मिसेल्स, लिपिड के मिसेल्स आप देखेंगे, फैट के मिसेल्स देखेंगे। मोनोलेयर्स क्या है, बाइलेयर क्या है ना, ये भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारी है 7वीं, यही बायोमोलिक्यूल के अंदर ही हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, है ना, क्या होता है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर और रामचंद्र प्लॉट, यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन जो दिया था वो रामचंद्र प्लॉट ने दिया था। टर्सरी, फिर क्वार्टरनरी। उसके बाद में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन प्रोसेस क्या है,
बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन क्या है ना। न्यूक्लिक एसिड में स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस में हम देखेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा, लाइक डायरेक्ट हम बात करेंगे डीएनए की, है ना, डीएनए ही तो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कैसे होता है। और यहाँ पर एक mRNA लिखा है, एक शॉर्ट नोट आता है, अभी आप लोग समझ लें। MI का मतलब होता है माइक्रो आरएनए। ये क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा छोटा आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ही बना होता है केवल, और ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराता। माइक्रो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराता है, लेकिन परंतु बंधु ये दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में सहायता करता है। ठीक है, तो माइक्रो आरएनए का मेन फंक्शन क्या हो गया, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कराना। फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे बेटा यूनिट 8वीं, जो 8वीं यूनिट और लास्ट यूनिट हमारी है। इस लास्ट यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या है ना। होलो एंजाइम मतलब पूरे के पूरे एंजाइम, एपो एंजाइम प्रोटीन का एक पार्ट छोटा सा, को फैक्टर, को एंजाइम, है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंजाइम का, किस तरीके से ये एक्टिव होते हैं, है ना। ये लॉक एंड की प्रोसेस क्या है, लॉक एंड की प्रोसेस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इंड्यूस फिट थ्योरी क्या है, इस पर भी हमें चर्चा करना है। मतलब वही एंजाइम और सबस्ट्रेट के बारे में समझना है। एंजाइम इनहिबिशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स कौन से हैं, एक्टिविटी। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है ना। एब्जाइम्स क्या है, फोटो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है बेटा, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्री एंड एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। तो लास्ट यूनिट हमारी टोटल एंजाइम के ऊपर है। यहाँ पर थोड़ा सा एंजाइम में और भी कुछ हमको चर्चा करनी है, वैसे तो हमने एंजाइम ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, लेकिन जो जो यहाँ पर एंजाइम में चीजें रह गई हैं छोटी छोटी, उन एंजाइम्स के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये पहला पेपर हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है, डिटेल में किया है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास किया है बॉटनी का, और कोशिश करेंगे हम यहाँ पर हर यूनिट की जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आपके बन सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड आपका पूछा जा सकता है, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब बॉटनी की 5th सेमेस्टर का पहला पेपर यहाँ पर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।